नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पर। कल हमने बात की हुई थी आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। आशा करता हूं कि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा। वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि यूरोपीय कंपनियां क्या थीं, कैसे आई हुई थीं, इनके बारे में बात हुई। कल का जो हमारा वीडियो रहा है, आप लोगों के कमेंट के माध्यम से कई हमको अपनी गलतियों का पता चला है। पहली गलती हमारी रही थी कि हमने छोटा लिख दिया हुआ था। इस वजह से आज आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा हमने बड़ा लिख दिया हुआ है। लगातार ऐसी ही गलतियां हम सुधारते रहेंगे और आपका दायित्व बनता है कि गलतियों को हमें आप लोग बताते रहें। वीडियो देखिए आप लोग। अगर आपको अच्छे लगें तो आप इन वीडियो को शेयर भी किया करें, क्योंकि शेयर करने से होता क्या है, एक तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है कि किसी के पहुंच में ना हो तो उसको आसानी पूर्वक मिल जाती है। दूसरा क्या रहता है कि हमें जो है गलतियां सुधारने का और मौका मिल जाता है कि हम और कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। हो सकता है कि जो हम कोई गलती कर रहे हो आप लोग नहीं बता पा रहे हो, दूसरा देखे तो हमें बता सके। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और ख़ास तौर से कमेंट जो समझ में ना आए या पर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप लोग हमसे पूछ लिया करें। तो हम लोग उसी श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि हमने फिर जो है हल्का सा मानचित्र बना रखा है और उन्हीं पुर्तगालियों को आज हम देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कल की बातों को रिकॉल करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे क्या, ये सब चीज़ों को देखेंगे। देख लीजिए, इधर हमने जो है ये बना दिया हुआ है यूरोप, इधर बना दिया हुआ है अफ्रीका, इधर बना लिया हुआ है भारत। यहाँ पे एक देश पड़ता है जिसका नाम होता है यहाँ पर पुर्तगाल, और यहाँ पर एक देश होता है स्पेन। तो आज हमारा जो है पहला यहाँ पे एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो है बहुत सरल क्वेश्चन है ये हमारा। देख लीजिए आप लोग, भूमध्य सागर है। अच्छा, थोड़ा सा हमको यहाँ पे बड़ा लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, यहीं पे हमारे भूमध्य सागर में एक जलसंधि है जिसको कहते हैं जिब्राल्टर की जलसंधि। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जिब्राल्टर और जलसंधि किसके किसके बीच में है? आज ये हमारा जो है ज्योग्राफी की दृष्टि से पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा। बहरहाल हम आपके लिए क्वेश्चन और लाते रहेंगे और आप लोगों का दायित्व है कि उन प्रश्नों का जवाब हमें देते रहें। तो कल हमने जो है यहाँ से पुर्तगालियों का आगमन की बात की थी, और पुर्तगाली हमारे आ गए थे कहाँ पर? केरल पहुँच चुके थे। आप लोग ज़रा बताएं कि केरल का तट क्या कहलाता है? बहरहाल वास्को डिगामा आ चुका था, और वास्को डिगामा से पहले कौन आया था? बार्थोलोमेओ डियाज। आज हम उसी श्रृंखला को आगे लिए चलते हैं। आज आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। तो आइए बात कर लेते हैं ज़रा पुर्तगालियों के बारे में। वास्को डिगामा आता है कब? 17 मई 1498 को। कहाँ पर आता है? कप्पक डाबू। 17 मई 1498 को कप्पक डाबू आता है। ये कप्पक डाबू जगह कहाँ पे पड़ेगी? आधुनिक रूप से केरल में, और अगर पुर्तगाली की दृष्टि से देखा जाए तो कोचीन में। और कोचीन के अंदर कहाँ पर? तो बताएंगे कालीकट में। तो ये जगह हो जाएगी हमारी केरल।
हमने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया हुआ है, आज आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये केरल में, जब वास्को डिगामा केरल आता है तो वास्को डिगामा का कई लोग जो है यहाँ पर विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन एक यहाँ पर हिंदू राजा होता है जिसकी जो है उपाधि होती है यहाँ पर जमोरिन। ये जो है कालीकट में होता है, वो जो है वास्को डिगामा को बहुत मित्रवत देखता है और उसको सम्मान देता है। तो इसका स्वागत अब वास्को डिगामा का कौन कर रहा है? जमोरिन कर रहा है। जमोरिन कहाँ का जो है हिंदू शासक है? तो ये कालीकट का है। तो वास्को डिगामा यहाँ पे आता है और जो भी कुछ इसके उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के तौर पर जैसे मसालों को ले जाना होता है, तो मसालों आदि की परमिशन जो है जमोरिन दे देता है। असल में देता क्यों है कि जमोरिन बोलता है कि आप जो है बहुत मेहनत से आए हुए हैं, तो हमारा जो है राजा होने के नाते ये फ़र्ज बनता है कि आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को जो है हम पूरा कर सकें। यहाँ से वास्को डिगामा मसाले आदि लेके जाता है, पुर्तगाल पहुँचता है और वहाँ पर बिक्री होती है। कल हमने बताया हुआ था कि जब वास्को डिगामा वापस गया था तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरती है। व्यापारिक केंद्र के रूप में क्यों उभरेगी? क्योंकि पुर्तगाल जो यूरोप की जगह है जिसकी राजधानी है लिस्बन, यहाँ पे अन्य देशों के लोग मसाले लेने वगैरह के लिए आए थे, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले बिकते हैं तो वास्को डिगामा को यहाँ से ले जाए गए रुपयों से 60 गुना ज़्यादा उसको लाभ होता है। जब 60 गुना लाभ होता है तो हमने बताया था कि यहीं पर पुर्तगाल का शासक होता है इनेमुअल प्रथम, वो जो है वास्को डिगामा को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि देता है। दौर चालू होता है पुर्तगालियों के आगमन का। द्वितीय पुर्तगाली अभियान हमारा आता है वास्को डिगामा के बाद। हमारा जो है द्वितीय पुर्तगाली अभियान आता है 1500 में। डेट याद कर ले आप लोग, कब आता है? 1500 में आता है। किसके नेतृत्व में आता है तो बताओगे? पेड्रो अल्बरेज केब्रल के नेतृत्व में आता है। अंडरलाइन हमने कर दिया है, पेड्रो अल्बरेज केब्रल के नेतृत्व में आता है। आने का मतलब क्या होगा? ये भी जो है वास्को डिगामा की तरह मसाले आदि को लेकर जो है यहाँ से जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि ये जो पेड्रो अल्बरेज केब्रल होता है तो ये एक काम करता है जमोरिन को खुश करने के लिए। असल में होता क्या है कि आप ये देख रहे हैं जगह जहाँ पर हमारा जो है ये अरब सागर है तो यहाँ पर जो है आपको हमने बताया था कि ये हमारा जो है अरब प्रायद्वीप है और अरब प्रायद्वीप पर अरबों का यहाँ पे अधिकार था। तो ये लोग भी जो है व्यापार वगैरह किया करते थे मसालों आदि का। तो ये पेड्रो अल्बरेज केब्रल ने क्या किया हुआ था, हिंद महासागर के जो जहाज वगैरह थे उनमें से एक जहाज पकड़कर इसने जमोरिन को दे दिया था। किसने? पेड्रो अल्बरेज केब्रल ने जमोरिन को दे दिया। जमोरिन इनसे खुश होता है और सोचता है कि आप तो इन अरबों से शक्तिशाली हैं। खुश हो जाता है, इनको जो है मसाले वगैरह कहता है ठीक है आप लोग जो है मसाले वगैरह ले जा सकते हैं। ये भी जो है वास्को डिगामा की तरह अपना मसाले वसाले लेके पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है वास्को डिगामा दोबारा आगमन होता है। आपसे डेट पूछी जाती हैं कि वास्को डिगामा पहली बार कब आया हुआ था या दूसरी बार कब आया हुआ है। वैसे आपको पता होना चाहिए वास्को डिगामा भारत में 3 बार आता है और तीसरी बार यहाँ पर वायसराय बनकर आता है और यहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो पुनः वास्को डिगामा का आगमन होता है 1502 में। 1502 में वास्को डिगामा फिर आता है। अब उसके लिए कोई जो है नया रास्ता नहीं होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पहली बार जब वास्को डिगामा आया था भारत तो उसकी सहायता किसने की हुई थी? उस व्यक्ति का नाम आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो वास्को डिगामा 1502 में आता है और वही अपना फिर क्या करेगा,
मसाले वगैरह अपना जो है ले जाएगा या किसी को भेजेगा, यही काम चलता फिरता है। उसके बाद क्या होता है, जब इतना सब कुछ हो जाता है तो अब पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री हमारी स्थापित कर ली जाती है। कहाँ पर? कोचीन में। पुर्तगाली क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो कोचीन में स्थापित की। कोचीन वही केरल में, जिसको आज आप लोग जो है कोच्चि के नाम से जानते हैं। कोचीन में कब स्थापित होती है? तो ये 1503 में स्थापित होती है। डेट भी आप लोग याद करते चलिए हमारे साथ साथ। जैसे जैसे हम जो डेट्स वगैरह बताते रहें आप लोग उनको जो है नोट्स करते जाइए या फिर जो है हमारे साथ याद करना सीख लीजिए। तो हम कहीं पे लिखे दे रहे हैं कोचीन में जो है कब स्थापित होती है, तो बता देंगे 1503 में। छोटा थोड़ा सा लिखेंगे, बोल रहे हैं आप लोग, समझ यहाँ पर जो है बोली हुई चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए। 1503 में। छोटी परीक्षाओं में आपसे तो डेट नहीं पूछेंगे, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में ये डेट आपसे पूछ देते हैं। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं 1505 में। यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हमने लिख दिया हुआ है। 1505 में क्या नाम है फैक्ट्री का? कन्नूर। पहली हो गई कोचीन, दूसरी हो गई कन्नूर। फैक्ट्री है ये कहाँ की? तो बताएंगे ये, यानी जगह ये है कहाँ की? तो बोल देंगे ये जगह हमारी पड़ती हैं केरल में पड़ती हैं। कन्नूर भी केरल में है और कोचीन भी केरल में है। दोनों जगह हमारी केरल में पड़ती हैं। अब उसके बाद चालू होता है गवर्नर जनरल के रूप में या फिर वायसराय के रूप में। पहला हमारा पुर्तगाली गवर्नर आता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बन के आता है? तो बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की टाइमिंग क्या रहती है? 1505 से 1509 तक रहता है। 1505 से 1509 तक रहता है। ये जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर होता है। ये करता क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हिंद महासागर पर अपना अधिकार कर लेता है। हिंद महासागर पर ये क्या करता है? अपना अधिकार जमा लेता है। कौन? यही हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जब हिंद महासागर पर अधिकार जमा लेता है तो उसकी इस नीति को बोलते हैं शांत जल की नीति। क्वेश्चन पूछ देते हैं शांत जल की नीति किसने अपनाई? अगर आपको यूरोपीय कंपनियों के बारे में पूछा जा रहा है तो बताएंगे पुर्तगालियों ने। अगर व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा जा रहा है तो बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ध्यान रखना इनको। जब इसने हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया तो हिंद महासागर के आसपास कई लोग शासन कर रहे थे, वो इससे जो है नाराज हो जाते हैं और एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं चौल का युद्ध। देखो हमने लिख दिया है युद्ध और 1508 चौल का युद्ध। पहले तो ये पराजित हो जाता है और इसी युद्ध में इसका पुत्र भी मारा जाता है। ध्यान रखना कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो युद्ध हुआ है कहाँ पे हुआ है? चौल में। वैसे ये चौल जगह आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। मुंबई के आसपास है, लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है ये चौल जगह। तो ये युद्ध इनके साथ होता है। इसमें एक तरफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहता है तो दूसरी तरफ हमारे जो है गुजराती होते हैं और हमारे तुर्की होते हैं और मिस्र के लोग ये होते हैं। ये क्या करते हैं? इससे युद्ध करते हैं। पहले ये हारता है लेकिन दोबारा जो है जीत जाता है। कब भैया? 1509 में। ध्यान रखना भैया, कब जीत जाते हैं? 1509 में। तो इस प्रकार जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हिंद महासागर पर अधिकार कर लेता है। जब अधिकार कर लेता है तो इसी समय हिंद महासागर का नाम पड़ जाता है पुर्तगाल सागर।
कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बताइए किस सागर को पुर्तगाल सागर कहते हैं। तो हिंद महासागर को पुर्तगाल सागर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जाहिर सी बात है, पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया हुआ है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पुर्तगाल सागर। उसके बाद दूसरा हमारा जो है गवर्नर जनरल बन के आ रहा है, जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो टाइमिंग है 1509 से 1515 के बीच में है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप लोग ये बात जरूर ध्यान कर लीजिए कि कहीं पे होता है संस्थापक, कहीं पर होता है वास्तविक संस्थापक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, संस्थापक किसको कहते हैं, तो इन चीज़ों को पता होना चाहिए। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। हमने लिख दिया हुआ है, बहरहाल आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लीजिए, वास्तविक संस्थापक। अब ये काम करता है, जो इनकी पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री होती है, पहली फैक्ट्री कहाँ पर होती है? कोचीन में होती है। अब ये क्या करता है, अपना जो मुख्यालय होता है या फैक्ट्री होती है, ये कोचीन को बना लेता है। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यानी जो है पुर्तगालियों का केंद्र हमारे यहाँ पर कौन बन गया है? कोचीन। अब कोचीन में ही जो है दुर्ग बनेंगे, जो लोग यहाँ पे आएंगे वो लोग यहाँ पे रुकेंगे। अब धीरे धीरे ये क्या करता है कि गोवा को जीत लेता है। गोवा आप देखते हैं, आप लोग देख लीजिए, ये हमने जो है पश्चिमी तट बना दिया हुआ है। पश्चिमी तट में यहाँ पे केरल पे है, केरल में ये हमारा कोचीन, और यहीं पे मिलेगा कन्नूर, और उसके बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा गोवा। गोवा, आधुनिक गोवा देखते हैं, जिसकी राजधानी है पणजी। यहाँ पे क्या होता है, ये अधिकार कर लेता है। और यहाँ पर शासन किसका चल रहा होता है? तो आप बताएंगे आदिल शाही सुल्तान का। तो ये आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लेता है। उसके बाद ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क मलक्का पर भी अधिकार कर लेता है। आप लोगों ने मलक्का जलसंधि को पढ़ा होगा, देखा होगा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जलसंधि है, जिसका नाम है मलक्का। और ये इंडोनेशिया और मलेशिया का क्षेत्र भी जो है हमारा मसालों के लिए जाना जाता है, इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ता है मलय प्रायद्वीप। ठीक, तो ये मलक्का पर भी अधिकार अपना कर लेता है। मलक्का का कहने का मतलब है मलक्का जलसंधि। ठीक, उसके बाद जो है ये हारमुज पर अधिकार कर लेता है। हारमुज वही जगह है जहाँ पर अरबों का अधिकार था, जिसको हमने बताया था एक जलसंधि है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हारमुज। वैसे स्टेट ऑफ हारमुज ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में पड़ती है, अरबों के अधिकार में था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया हुआ है? हारमुज पर अधिकार कर लिया है। और हमने बताया था कि व्यापार करने के इनके 3 मार्ग थे। एक तो ये हमारा फारस की खाड़ी वाला, दूसरा लाल सागर वाला, और तीसरा जो है हमारा बाल्टिक सागर वाला। लेकिन ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क अभी लाल सागर वाले पर अधिकार नहीं कर पाया है। तो ये काम कर लेता है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने क्या किया कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। इसका मानना ये था कि भारतीय स्त्रियों से विवाह किया जाए, ताकि हम और अच्छे से अपना व्यापार वगैरह चला सकें। उसके बाद इसने जो है सती प्रथा पर भी पाबंदी लगाई। भारत में आप जानते हैं कि सती प्रथा प्रचलित थी। अभी आधुनिक भारत में जैसे जैसे हम आगे आएंगे, आपको कई प्रथाएं वगैरह मिलेंगी। तो इसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये काम कौन कर देता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क करता है। उसके बाद हमारा आता है कौन आता है? तो बताएंगे नीनो डी कून्हा आता है।
ये जो है हमारा अगला गवर्नर जनरल होता है, जिसका नाम होता है नीनो डी कुन्हा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये सरकारी कार्यालय बदल रहा है। नीनो डी कुन्हा ये जो है तीसरे नंबर का है। इसने क्या किया हुआ है, सरकारी कार्यालय बदलकर कोचीन से गोवा कर लिया। आपने देखा था कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना जो है प्रधान कार्यालय या सरकारी कार्यालय किसको बनाया हुआ है, कोचीन को। अब ये कोचीन से ले जाएगा किसको, गोवा को, क्योंकि इसने जो है गोवा जीत लिया हुआ है, तो ये गोवा ले गया। उसके बाद इसने पुर्तगालियों बस्तियों का थोड़ा सा और फैलाव किया। ये जो है एक पुर्तगाली बस्ती बनाता है, कहाँ पे, सेंथोम में। सेंथोम जगह कहाँ है, तो मद्रास में मिलेगी। यहाँ पर तमिलनाडु है और इसी तमिलनाडु में ही हमको मद्रास मिलेगा। तो ये सेंथोम जगह कहाँ पर है, मद्रास में है। और दूसरा हमारा है हुगली। हुगली कहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वो लोग आप लोग जो है नोट कर लीजिए कि सेंथोम जगह मद्रास में है, हुगली जगह कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। लिख जरूर हम अफ्रीका में रहे हैं, लेकिन देख लीजिए हुगली को हम लिख रहे हैं, तो ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये हमारा अफ्रीका है, लेकिन हुगली जगह हमारी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नीनो डी कुन्हा क्या करता है, बेसिन पर अधिकार कर लेता है। बेसिन कहाँ पर होता है, तो बताएंगे गुजरात में होता है, और बेसिन पर यह अधिकार करता है 1534 में। उसके बाद दीव पर अधिकार करता है 1535 में, गुजरात के पास ही जो है हमारी जगह मिलेगी दीव। उसके बाद दमन पर अधिकार करता है 1559 में। ये डेट्स वगैरह जो है आप लोग कायदे से नोट करिए, क्योंकि आम किताबों वगैरह में ये डेट्स वगैरह का उल्लेख नहीं रहता है, लेकिन परीक्षाओं वगैरह में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इन पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि नीनो डी कुन्हा क्या क्या होता है, धीरे धीरे इनकी जो है शक्ति क्षीण होने लगती है। कारण क्या होता है कि यहाँ पर मसालों को लेके एक प्रतिस्पर्धा चल रही होती है, तो हर कोई चाहता है कि हम व्यापार कर सकें, तो इस वजह से यहाँ पर अन्य कंपनियों का भी आप देखते हैं आगमन हो जाता है। कल हमने बताया था जो पुर्तगाली जो यूरोपीय कंपनियां हैं, वो जो है आने का हमने क्रम बता दिया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ये बात हमने बताई हुई थी। अब यहीं पर क्या होता है, एक डेट आ जाती है अंग्रेजों को अनुमति। अब यहाँ पर क्या है, भारत में अंग्रेजों को अनुमति मिल चुकी है। कब मिली है, तो 1654 में मिली है। यानी अंग्रेज लोग भी जो है अब यहाँ पर आके व्यापार वगैरह करेंगे आके। उसके बाद डचों ने मलक्का जीत लिया। अभी हमने बताया था कि मलक्का पर अधिकार किया था किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। लेकिन डचों को भी जो है मसाले वगैरह चाहिए, तो ये लोग करते क्या हैं कि डचों ने मलक्का को जीत लिया है। कब, 1641 में। मलक्का का क्षेत्र वही मलक्का जलसंधि के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद अंग्रेजों का हारमुज पर कब्जा हो गया है। मतलब इनकी शक्ति धीरे धीरे पुर्तगालियों की गिरती चली जा रही है। अभी जो हमने बताया था ये स्टेट ऑफ हारमुज है, जिस पर अधिकार कर लिया था किसने, पुर्तगालियों ने। अब अंग्रेजों को जब परमिशन मिल गई है, तो अब जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि यही हमारा पुर्तगाल है और इधर हमारे अंग्रेज हैं, क्षेत्र इनका सेम रहेगा। तो इन्होंने जो है क्या किया हुआ है, हारमुज पर अधिकार कर लिया है। कब किया है हारमुज पर अधिकार, 1628 में। ठीक। अब इस समय तक की पुर्तगालियों के अधीन में केवल बचा क्या है, एक तो गोवा बचा है, और दमन बचा है, दीव बचा है। केवल ये तीन जगहें जो है, गोवा, दमन और दीव, ये पुर्तगालियों के अधिकार में बची हुई हैं। बाकी सब या तो अंग्रेज ले गए हैं या तो डच ले गए हैं। बहरहाल डचों ने जो है अपना केंद्र मलय प्रायद्वीप को बनाया हुआ था। कल हम बात करेंगे डचों के बारे में, तब हम चीज़ें बताएंगे कि डचों का अहम यहाँ पे क्या रहने वाला है। उसके बाद अब क्या होता है कि इन लोगों का, पुर्तगालियों का यहाँ से जो है काम खत्म हो जाता है। जितना व्यापार अपना कर पाते हैं उतना करते हैं। उसके बाद अब डच आएंगे, डच के बाद अंग्रेज आएंगे। अब इन लोगों के
पतन के कुछ कारण भी होते हैं कि क्या कारण है कि पुर्तगालियों का पतन हुआ है। पुर्तगालियों के पतन के बारे में 2-3 बातें हमको जो है ध्यान रखनी है। एक तो पहली बात हमको जो है ब्राज़ील का पता लग जाना। ब्राज़ील जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका का देश है, तो ब्राज़ील का इन लोगों का पता चल जाता है और ये लोग जो है पश्चिमी देशों से अपने संपर्क स्थापित करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें बहुत दूर की हैं, तो इधर जाहिर सी बात है कि इनका जो है लगाव कम हो जाता है और ये ब्राज़ील की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। उसके बाद प्रतिद्वंदता। प्रतिद्वंदता का मतलब क्या है कि गरम मसालों के लिए जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पुर्तगालियों के समय में ही अंग्रेज़ों और डचों ने यहाँ पर धमा चौकड़ी मचा के रखी है। तो इस अब जाहिर सी बात है कंपटीशन अगर होगा तो कोई ना कोई जो है हमारा पावरफुल होगा, कोई ना कोई कमज़ोर होगा। तो जो कमज़ोर होगा उसको आउट होना पड़ेगा, जो पावरफुल होगा वो हमारा बना रहेगा। अंततः हम देखेंगे कि लास्ट में जो है अंग्रेज लोग हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पुर्तगालियों के समय में ही एक संत आता है जिसका नाम होता है संत जेवियर। आपसे पूछ लेते हैं कि संत जेवियर कहाँ का था, तो आप बताएंगे ये पुर्तगाल का था, 1542 में आया हुआ था। संत जेवियर भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। तो ये धार्मिक एक रूप होता है और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर धर्म को लेके काफ़ी कुछ बातें होती हैं, तो एक कारण ये भी हो जाता है। अब पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार को जो है नाम क्या देते हैं, एस्तादो दा इंडिया। आपसे पूछ लेते हैं कि समुद्री व्यापार को या समुद्री मार्ग को ये लोग क्या नाम देते हैं, तो बताएंगे क्या नाम देते हैं, एस्तादो दा इंडिया। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर है, पुर्तगाली लोग जो होते हैं ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अपने आप को सागर का स्वामी कौन कहा करते थे, तो बताएंगे पुर्तगाली कहा करते थे। उसके बाद क्या था कि इन्होंने जो है एक व्यवस्था अपने यहाँ पर लगा रखी थी जिसका नाम था कार्टज आर्मेडा सिस्टम। ये इनका जो है सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम है कार्टज आर्मेडा सिस्टम। इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता था कि ये लोग असल में जो हिंद महासागर था, हिंद महासागर में किसी को अगर व्यापार आदि करना होता था तो इनको जो है व्यापार करने के लिए इन पुर्तगालियों से परमिशन लेनी होती थी। परमिशन के साथ साथ में कुछ टैक्स वगैरह जो है चुकाना रहता था। साथ साथ में ये लोग कुछ व्यवस्थाएं वगैरह हमको जो है दिया करते थे। ये सब काम इस वजह से इन लोगों ने कर रखा था ताकि जो है इनका व्यापार ऐसा ना हो कि कहीं पर जो है रुक जाए। इस वजह से इन्होंने कार्टज आर्मेडा सिस्टम को यहाँ पे लागू किया हुआ था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर किसी दूसरे का जहाज वगैरह है तो ये लोग उसको जो है चेक कर सकते हैं, ताकि ऐसा तो नहीं कि उसमें जो है गरम मसाले वगैरह जो है लटके जा रहे हैं और इनका व्यापार जो है डाउन पड़ जाए। यहाँ तक कि अगर देखेंगे तो गुजरात के जो बहादुर शाह थे वो भी जो है इनको टैक्स वगैरह जो है दिया करते थे, तभी इनके जहाज वगैरह जाया आया करते थे। लेकिन एक अकबर शासक हुए हैं जिन्होंने जो है निःशुल्क यहाँ पर अपना जो है व्यापार किया हुआ था या इन लोगों को जो है टैक्स नहीं दिया था। अब होता क्या है कि लास्ट में पुर्तगालियों के लास्ट में होगा क्या कि अगर हमारे यहाँ पर कहीं से कोई व्यक्ति आया हुआ है या कोई कंपनी आई हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें हम लोग उनसे जो है सीखेंगे और कुछ लोग वो चीज़ें हमसे सीखेंगे। तो पुर्तगाली लोगों की भारत में मुख्य रूप से देन क्या रहती है, तो ध्यान रखना पुर्तगाली लोग भारत में आलू, मक्का, पपीता, शकरकंद, बादाम, अनानास ये सब लेके आते हैं। हो सकता है कि अगर ये पुर्तगाली लोग ना आते तो हमको लोगों को शकरकंद, बादाम, आलू, पपीता, अनानास, मक्का नहीं मिल पाता, तो इनके आने का एक ये भी हमारा फ़ायदा हुआ था। उसके बाद दूसरी हमारी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि इनके आने से हमको एक और लाभ मिला हुआ था कि हमको नौसैनिक शक्ति के बारे में पता चला था कि वास्तव में
नौसेना की क्या शक्ति होती है। आप देख लीजिए, ये लोग जो है नौसेना के माध्यम से जो है व्यापार वगैरह पूरा किए और अपनी शक्ति को दिखाए कि हाँ कुछ किया जा सकता है। वर्तमान में भारत सरकार नौसेना के क्षेत्र में काफ़ी कुछ अच्छे काम धाम कर रही है। जैसे अभी तुम्हारा एक जलपोत INS विक्रांत, जिसको जो है नौसेना को सौंपा गया है। तो ये हमारा जो है आज का पुर्तगालियों के बारे में टॉपिक था। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये टॉपिक आया होगा। अगर आया हो तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, और अच्छा लगा हो कि तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसी जानकारियाँ हमको बहुत सरल भाषा में मिल जाती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और कमेंट करें, फिर भी आज जो कमियां रह गई हों उन्हें हमें बताने का प्रयास करें। हम धीरे धीरे जो है कमियों को सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग एक काम करिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। बहरहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा बगल हो रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए।